हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अंशिता जंदल एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज हमारी क्लास 11 बीएसटी के चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अबाउट इंश्योरेंस। तो देखो, काफी ज्यादा डिटेल्ड हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस का, तो पूरी एक वीडियो में आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन से जाके पार्ट 1 देख सकते हो। उसमें हमने बैंकिंग का पूरा टॉपिक जो है कवर किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस के टॉपिक के साथ। तो इंश्योरेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। अब देखो, बिजनेसमैन है, हर कोई बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ डर लगा रहता है कि फ्यूचर में ना कुछ गलत हो सकता है, हमारे सामान को आग लग सकती है, हमारा सामान चोरी हो सकता है, कल को अर्थक्वेक आ सकता है, कोई बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम सबको डर लगा रहता है कि फ्यूचर में हमें कोई ना कोई लॉस हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। हमारे तो एक ही दिन में हजारों लाखों करोड़ों रुपए खराब हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सेम डर है। तो देखो, बहुत सारे लोग हैं, मान लो, जिनको ये डर है कि उनका सामान ना आग से, फायर से खराब हो जाएगा। ये सारे लोग अगर इकट्ठा मिलके पैसा इकट्ठा करने लग जाएं और फिर एक बात बोले कि देखो, हम ना एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल A B C D E, 5 लोग हैं। इन पांचों को डर है कि हमारा सामान कल को आग लग के चोरी हो सकता है और हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये पांचों लोग ना इकट्ठे मिलके एडवांस में ही पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और ये बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम आज से ही रेगुलरली पांचों लोग इकट्ठा करके पैसा जमा करेंगे। मान लो आज से ही हर साल ये लोग 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे और इस फायर के लिए इकट्ठा करेंगे सारे एडवांस में ही। और कल को जब भी आग लगेगी, कल को जब भी किसी के एक के गोदाम में, एक के वेयरहाउस में आग लगेगी, तो जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा करा होगा, इस पैसे में से उसकी आग के लिए, उसके लॉस के लिए हम कंपनसेशन दे देंगे। यही कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का, कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको डर है कि कल को उनका जो है कुछ लॉस हो सकता है, ये सारे लोग पैसा इकट्ठा करके पेमेंट करते हैं टाइम टू टाइम। किसको पेमेंट करते हैं? एक इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ऐसे सभी लोगों से टाइम टू टाइम पेमेंट लेती है जिन सभी लोगों को सेम चीज का डर है। इन सभी लोगों को आग का डर था, तो इंश्योरेंस कंपनी इन सबको बोलेगी तुम एक काम करो, तुम सभी टाइम टू टाइम मुझे पेमेंट करते रहो। उस पेमेंट को हम नाम लेते हैं प्रीमियम, कि हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल तुम मुझे पेमेंट करते रहो प्रीमियम की। बदले में कल को तुम में से जिसका भी नुकसान होगा, उसके नुकसान की पूरी 100% भरपाई हम करेंगे। कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ये सभी लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों ने मिलके टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना शुरू कर दिया। प्रीमियम यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना शुरू कर दिया। बदले में इन फ्यूचर जिसका भी लॉस होगा, उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस कवर करके देगी। उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? क्लेम दे देगी। क्लेम का मतलब है कि जितना भी उनको लॉस हुआ है, वो सारे का सारा लॉस उनका कौन भरेगी? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब देखो, इस केस में ये जितने भी लोग थे जो इंश्योरेंस ले रहे थे, इन सभी को हम नाम देते हैं इंश्योर्ड। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। कि इन सबको इंश्योरेंस मिल रही है, इन सबको एक गारंटी मिल रही है कि तुम अभी थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे देते रहो, बदले में तुम फ्री होके बैठ जाओ, अपने घर पे शांति से सो जाओ। कल को आग लगे, कुछ भी हो, तुम्हारा नुकसान का भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इन सबको हमने नाम दिया इंश्योर्ड। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इनके नुकसान की भरपाई करेगी, इसको हम, कंपनी को हम क्या नाम देते हैं? इंश्योरर। कि ये इंश्योरर है जो टाइम टू टाइम प्रीमियम लेती है, बदले में इंश्योर्ड को अश्योरेंस दे रही है कि कल को तुम्हारा नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें पूरा पैसा दूंगी इन द फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। सो देखो, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस मतलब जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर मतलब कि जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कहती है? इंश्योरेंस कंपनी बोलते है कि मैं एग्री कर रही हूँ कि मैं क्या करूंगी, कल को अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ? इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड मतलब वो सारे लोग, A B C D E, वो सारे लोग जिनको जो है, जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर बोलती है कि मैं एग्री करती हूं कि अगर कल को इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये चीज पे उसने एग्री किया, लेकिन फ्री में थोड़ी एग्री कर रही है, वो कहेगी एग्री इन रिटर्न फॉर अ रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम।
वो एग्री करेगी तभी जब तुम उसको एक रेगुलर टाइम टू टाइम प्रीमियम देते रहोगे। सो देखो इन सबने जो है ABCDE इन सब ने मिलके रेगुलरली 10-10 हजार की प्रीमियम की पेमेंट करी, तो इनका सबका इकट्ठा होकर कितना बन गया, 50,000 रुपए इकट्ठा हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 50,000 आ गया इन सभी 5 लोगों का, और कल को जिसका भी नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी इसी 50,000 में से निकाल करके उसको पेमेंट कर देगी, नुकसान की भरपाई उसकी कर देगी। तो इन सबका भी फायदा हो गया कि ये लोग चैन की नींद सो सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा हो गया कि उसको टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है, वो इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, वो इस पैसे से आगे किसी को लोन दे सकती है और अपना प्रॉफिट भी कमा सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम के बदले में इन सभी को श्योरिटी दे रही है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगी। अब इसमें हमें 4-5 अक्षर, 4-5 वर्ड्स हमें याद करने हैं। सबसे पहला वर्ड आता है इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, वो लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसपे दोनों पार्टी साइन करती हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम देते हैं। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। इसमें द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, जिसका रिस्क कवर किया जा रहा है, यानी कि वो जो 5 लोग थे ABCDE, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड बोलेंगे। और जो इनका रिस्क कवर कर रहा है, वो कंपनी, वो फर्म जो इनका लॉस, इनका रिस्क कवर कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंश्योरर। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक इंश्योरर है। द रेगुलर पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड, रेगुलर जो इंश्योर्ड जो है वो पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, इंश्योरर को पेमेंट करेगा रेगुलर। उस पेमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। और कल को अगर कभी इंश्योर्ड को लॉस हो गया तो वो जो लॉस की भरपाई करेगा इंश्योरर, उसको हम क्या देते हैं नाम, इंश्योरेंस क्लेम का नाम देते हैं। या आई होप पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गई आजकल हमारी जिंदगी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, जरूरी नहीं, पहले सिर्फ बिजनेस लेता था इंश्योरेंस, लेकिन आज की डेट में हम लोग पर्सनली अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ हस्बैंड के लिए हम लोग जो है इंश्योरेंस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, तो इसलिए इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत हमारे लिए जरूरी भी हो गया है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या क्या काम कर रहे हैं इंश्योरेंस। पहली चीज है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कि आपको गारंटी दे रहा है। देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या हो, बट आपको ये पता है कि अगर फ्यूचर में कुछ बुरा हुआ तो आपका नुकसान भर दिया जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको एक गारंटी मिल गई कि तुम डरो मत, फ्यूचर में कुछ बुरा हुआ तो हम बैठे हैं। प्रोटेक्शन, जितना भी तुम्हें लॉस होगा, तुम्हारा सारे का सारा लॉस कौन कवर करके देगा तुम्हें, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉस। दूसरी चीज है रिस्क शेयरिंग। देखो जैसे मैंने बोला कि 5 लोग थे, ABCDE, इन सबको डर था कि आग लग सकती है, लॉस हो सकता है, लेकिन इन सबने मिलकर क्या किया, 10,000 ईच इन सबने मिलके इकट्ठा किया। तो टोटल इन्होंने कितना, 50,000 रुपए इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जो 50,000 है, इस 50,000 में से अगर कभी मान लेते बी के वेयर हाउस में आग लग गई, तो बी जो है उसका हम लॉस भर देंगे इस 50,000 में से। ये 50,000 आए कहां से, ABCDE, इन 5 ने मिलकर ये 50,000 शेयर करके डाले थे। तो ये जो रिस्क था बी का, जो बी का हमने लॉस कवर किया 50,000 से, वो किस किस ने शेयर किया, इन 5 ने मिलकर शेयर किया। तो वो सारे लोग जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर रहे हैं, वो सारे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, रिस्क को शेयर कर रहे हैं। वरना ए को अगर लॉस होता या बी को लॉस होता तो वो अकेले 50,000 भरते। अब उन सब ने अकेले सिर्फ 10,000 भरे, और कल को किसी को भी लॉस हुआ तो वो जो है सिर्फ 10,000 भर के उनका पूरे का पूरा लॉस उन्होंने कवर करवा लिया। तो रिस्क आप जो है दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। एंड लास्ट इज असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देखो इंश्योरेंस कंपनी को अब आपने इतना प्रीमियम पे किया, इन्होंने 50,000 रुपए इकट्ठे किए, जरूरी थोड़ी है कि आज ही सबको लॉस हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि किसी को लॉस हो ही ना। तो ऐसे केस में जो ये प्रीमियम का पैसा इकट्ठा करती है इंश्योरेंस कंपनी, इस प्रीमियम के पैसे से इंश्योरेंस कंपनी लोगों को आगे लोन देती है, बिजनेस को, इसको इंश्योरेंस कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है। तो इससे जो है बिजनेसेस की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करी जाती है, बिजनेस की कैपिटल फॉर्म इससे होती है। तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि इन 5 लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया, उससे एक तो इन सबको गारंटी मिल रही है, दूसरी चीज उससे लोन दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो प्रॉफिट भी जनरेट किया जा रहा है उसी 50,000 रुपए
से। आगे चलते हैं, हमारा एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक। हमारे सामने है ये सारे प्रिंसिपल्स, इनमें से कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज मेक श्योर आप ये नहीं छोड़ के जा रहे हो। बहुत ही इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट वे में मैंने ये समझाने की आपको कोशिश करी है। शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल से, विच इज अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरी भाषा में बोला जाए तो उब्रिमी फिडी का ही प्रिंसिपल है। देखो नाम से समझ आ रहा है, गुड फेथ। फेथ मतलब ट्रस्ट, कि दोनों पार्टीज को आंख बंद करके एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड दोनों पार्टीज को सामने वाली पार्टी का ट्रस्ट निभाना भी पड़ेगा। देखो कौन सी दो पार्टीज थी, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस ले रहा। अब इंश्योरेंस कंपनी की ये ड्यूटी है कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की, जो कुछ है उसको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा इंश्योर्ड को। तो अटमोस्ट गुड फेथ में क्या बोला गया, दोनों पार्टीज को एक दूसरे को ट्रस्ट करना है। देखो एक साइड पे है ये कंपनी और दूसरी साइड पे है इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है, तो इसकी ड्यूटी है, जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सच सच बताएगी ताकि इसको कोई धोखा ना मिल जाए कल को। और दूसरी साइड पे ये जो मेरा इंश्योर्ड है, इस इंश्योर्ड का भी एक ड्यूटी है कि इसको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। मान लेते हैं कि ये जो बंदा था इसने अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस ली, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा क्या तुम्हें कोई बीमारी है, इसने बोला नहीं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, जबकि असल में इसको थी कोई बीमारी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लग जाता। तो इसने क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोला तो इसने अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा। इसलिए कल को जब भी इंश्योरेंस कंपनी को उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कि नहीं भैया ये कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में, हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला था। तो आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना भी है और उस ट्रस्ट को निभाना भी है, आपको सब कुछ सच सच बताना है, दूसरी पार्टी को कुछ भी छुपाना नहीं है। दूसरी साइड चलते हैं, अगला आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसमें क्या बोला गया है, फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए इंश्योर्ड को। अब देखो ये जो बंदा था, मान लेते हैं इसने इस बार ले ली फायर इंश्योरेंस, इसने इस बार ले ली फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस ली है इसने घर की, इसने फायर इंश्योरेंस ली है घर की, लेकिन इसने ना अपने घर की फायर इंश्योरेंस नहीं ली, इसने अपने पड़ोसी के घर की फायर इंश्योरेंस ली है। आज इसने फायर इंश्योरेंस ली अपने पड़ोसी के घर की, कल रात को चुपके से गया पड़ोसी के घर में आग लगा के आ गया और सुबह जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं देखो भैया मैंने इस घर की फायर इंश्योरेंस ली थी, इस घर में आग लग गई, लाओ मुझे तो पैसा दो, क्लेम का पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्या घर तेरा था, बोलेगा नहीं मेरे पड़ोसी का घर था। तो इंश्योरेंस कंपनी कहते फिर तू कौन, तू खामखा, जब घर तेरा नहीं है, नुकसान तेरा नहीं है, हम पैसे तुझे क्यों दे, हम नुकसान का पैसा तो तेरे पड़ोसी को देंगे ना अगर उसने इंश्योरेंस ले रखी है तो। तो कहने का मतलब ये है आप उसी चीज के इंश्योरेंस ले सकते हो जिस चीज के नुकसान से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो। क्या आपके पड़ोसी के घर के नुकसान से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप उसके इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले सकते। आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट हम तभी मानेंगे जब उस चीज के नुकसान से आपको पैसे का फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तभी बोलेंगे कि हाँ आपका उसमें इंटरेस्ट है और तभी आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो, तभी आप उसका क्लेम ले सकते हो। ऐसे किसी के घर की या ऐसे ही कोई राह चलते इंसान की आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, किसी दूसरे बिजनेस की इंश्योरेंस नहीं ले सकते, किसी दूसरे के घर की आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पे चलते। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि बिफोर और आफ्टर बराबर होने चाहिए। लॉस से पहले जो आपकी कंडीशन थी, लॉस के बाद भी एग्जैक्ट सेम कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपने अपने घर की इंश्योरेंस ली थी और आपके घर की जो वैल्यू थी लॉस से पहले, मैं कहती हूँ 20 लाख रुपए का आपका घर था, 20 लाख में ये घर बिक रहा था, आपने इस घर की फायर इंश्योरेंस ली थी, कल को लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने ही सेम स्टेट में डालेगी। यानी कि लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का ये ड्यूटी है कि वो पूरे के पूरे 20 लाख की वैल्यू आपको उस घर की दिलाएगी। अगर मान लो आप अपने सामान की आपने इंश्योरेंस ली, सामान में लग गई आग, तो अगर आग लगने से पहले सामान 10 लाख का था आपके पास, तो आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि वो 10 लाख का सामान या 10 लाख रुपए आपको ला करके देगी। यानी कि पहले
आप जिस हालत में थे बाद में भी आपकी सेम हालत में आपको छोड़ना है। ये किसकी ड्यूटी है? इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि वो बिफोर द लॉस एंड आफ्टर द लॉस सेम कंडीशंस आपको बना के दे। जितने के मालिक आप पहले थे उतने ही पैसे के मालिक बाद में भी आपको बनाकर जाए। दूसरे अगली चीज आती है मेरे पास प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी कि कॉज ऑफ लॉस इज इक्वल टू द कॉज मेंशन्ड इन द पॉलिसी। अब देखो मैं बोलती हूं कि एक कार का नुकसान हो गया। अब एक गाड़ी का नुकसान होने के बहुत कारण हो सकते हैं। गाड़ी चोरी हो सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में आग लग सकती है। अब गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो किस वजह से हुआ, और गाड़ी की आपने इंश्योरेंस जब ले रखी थी वो किस वजह से ले रखी थी। मान लो आपने अपनी गाड़ी की ली थी एक्सीडेंट की इंश्योरेंस, लेकिन गाड़ी हो गई आपकी चोरी, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा? जी नहीं, आपको क्लेम नहीं मिलेगा एक पैसे का भी। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट की ली थी पर गाड़ी तो चोरी हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्या एक्सीडेंट हुआ? हम बोलेंगे नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन मेरे पास आना, ऐसे नहीं मैं दूंगी। अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस ली थी फायर की और गाड़ी हो गई चोरी तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गाड़ी की फायर की इंश्योरेंस ली थी और गाड़ी में फायर ही लगी है तो आपको क्लेम मिलेगा। तो जिस चीज की वजह से, जिस कारण की वजह से, कॉज की वजह से लॉस हुआ है, वही सेम कारण आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। अब ऐसे केस में आप बोलोगे कि मैम फिर तो मैं गाड़ी की एक्सीडेंट का भी क्लेम ले लूंगा, मैं गाड़ी की एक्सीडेंट की भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेता हूँ, गाड़ी की फायर की भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेता हूँ। तो जी हाँ, ये आप कर सकते हो कि गाड़ी की एक्सीडेंट की भी करा लो, फायर की भी करा लो, थेफ्ट की भी करा लो। पर उस केस में आपको जितनी सारी पॉलिसीज आप करवाओगे उतना ज्यादा आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो इसलिए यूजुअली लोग एक आधी ही किसी कॉज का प्रीमियम पॉलिसी करवाते हैं, सारी कॉजेस का पॉलिसी नहीं कराते। और जब नुकसान होता है तो सबसे पहली चीज जो इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है वो यही करती है कि नुकसान हुआ किस वजह से। क्या नुकसान उसी वजह से हुआ है जो वजह इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन्ड है? अगर हाँ, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लेम देगी, वरना क्लेम नहीं देगी। अगला प्रिंसिपल आता है सब्रोगेशन का। आगे चलते हैं। देखो सब्रोगेशन के प्रिंसिपल में इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी कि देखो तुम्हारा नुकसान हुआ, मैंने तुम्हें नुकसान की भरपाई कर कर देनी है, तो तुम पैसा ले लो, लेकिन बदले में जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है वो अब तुम मुझे दे दो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी जो कार थी, कार का एक्सीडेंट हुआ, कार के एक्सीडेंट की वजह से आपको लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट कर देगी, आपको 2 लाख रुपए दे देगी और आपके नुकसान की भरपाई कर देगी, पैसा ले लो। पर इंश्योरेंस कंपनी साथ में ये भी बोलेगी कि गाड़ी के जिस जिस पार्ट का नुकसान हुआ है वो सारे पार्ट्स गाड़ी के अब तुम मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि तुमने इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए ले लिए और कल को तुम उस डैमेज्ड पार्ट्स को जाके बाजार में बेच दो और उससे भी पैसा कमा लो, फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें तुम्हारा लॉस का पैसा दे देगी और जितने भी डैमेज पार्ट है वो उठा करके ले जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, ताकि कंपनी उन पार्ट्स को बेचे और अपना लॉस कवर कर सके, अपना जो है 2 लाख रुपए कवर कर सके इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? आपको तो आपके लॉस का पैसा दे देगी, पर जितने भी डैमेज्ड पार्ट है, जितनी भी डैमेज प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी। अच्छा मान लो कल को आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई और गाड़ी थी आपकी 5 लाख रुपए की और आपने चोरी की इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? वो बोलेगी तुम्हारी जो गाड़ी है 5 लाख रुपए की थी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रही हूँ, तुम गाड़ी रख लो। लेकिन कल को अगर वो गाड़ी मिल गई तो वो गाड़ी तुम नहीं रखोगे, कल को वो अगर गाड़ी मिल गई वो गाड़ी किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। सो इसको क्या हमने बोला है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बोला है A + B = C। देखो कई बार क्या होता है ना, आप जिस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो ना वो चीज बहुत महंगी होती है। कई बार क्या होता है, आप जिस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो वो बहुत महंगी है। लेट्स से आपने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया वो 50 लाख रुपए की चीज है। तो ऐसे केस में ना कोई एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस नहीं करती। ऐसे केस में 2, 3, 4 इंश्योरेंस कंपनीज मिल करके इंश्योरेंस करती है। या कई बार लोग खुद से भी ऐसा करते हैं कि वो एक ही चीज की इंश्योरेंस कई जगह से ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने अपने एक घर की
इंश्योरेंस ली थी, आपने वो इंश्योरेंस ली थी कंपनी ए से भी और कंपनी बी से भी। कल को उस घर में आग लग गई तो आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब आप गए कंपनी ए के पास और आपने कंपनी ए को बोला कि भैया मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। और आप कंपनी बी के पास भी गए और उसको भी बोला भैया मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो क्या ऐसे केस में 10 लाख ये देगा, 10 लाख ये देगा? क्या ऐसा होगा? फिर तो 10 और 10 आपके पास 20 लाख आ जाएंगे ना। ऐसा नहीं करना है। A प्लस बी इक्वल टू सी। सी इज फॉर यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम। A और B मिल करके आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने A से भी क्लेम ले लिया और B से भी क्लेम ले लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। A और B मिल करके आपको C क्लेम देंगे, आपको दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 10 लाख का नुकसान हुआ है तो आपको पार्टी ए भी 5 लाख रुपए देगी और कंपनी बी भी 5 लाख रुपए देगी। आपका टोटल 10 लाख का ही भरपाई की जाएगी, आपकी टोटल 20 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लो, वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे और मिलजुल के आपके टोटल लॉस को कवर करेंगे। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन पे। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन बोलता है डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस मतलब कि तुम ना, अगर तुमने इंश्योरेंस करवा ली, मान लो तुमने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई है फायर की, या तुमने अपने बिजनेस में किसी चीज की फायर की इंश्योरेंस करवाई है, कल को वहां लग गई जी आग और तुम वहां ऐसे खड़े होकर देख रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, जलता है तो जलने दो, हमने तो इंश्योरेंस का ले रखी है, हमें तो क्लेम मिल जाएगा। तो ऐसा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें केयरलेस नहीं बनना कि कोई नहीं, जलता है तो जलने दो, चोरी होती है तो होने दो, खराब होता है तो होने दो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि देखो अगर ये चीज तुमने इसकी इंश्योरेंस ले भी ली है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान तो होगा ना अगर इंश्योरेंस का हमें ज्यादा क्लेम देना पड़ेगा। तो तुम इस चीज पे केयरलेस नहीं रह सकते। अगर आग लगी और तुम वहां खड़े तमाशा देखते रहे तो इंश्योरेंस कंपनी भी खड़ी होकर तमाशा ही देखेगी, वो तुम्हें क्लेम का पैसा नहीं देगी। अगर क्लेम चाहिए तो इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही पूरे केयरफुल रहो, अपने सामान को लेकर हर पॉसिबल स्टेप लो, आग को बुझाने की, लॉस को कम से कम करने का हर एक पॉसिबल स्टेप लो जितना भी कर सकते हो, ताकि कम से कम नुकसान हो और तुम्हें कम से कम क्लेम लेना पड़े इंश्योरेंस कंपनी से। इसी को बोला है हमने प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो ये हो गई जी हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल, जिनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में आता ही है। तो प्लीज मेक श्योर आप सारे अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे। तो 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमने पढ़नी है। पहली आती है लाइफ इंश्योरेंस। देखो लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है कि हमारे लाइफ की हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जो कि पैसा हमें या तो एक सर्टेन एज हो जाने पर मिलेगा या फिर किसी इंसान के डेथ के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस यूजुअली इंसान इसलिए लेता है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके डेथ के बाद उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली को एक इनकम का सोर्स मिल जाए, उसकी फैमिली को पैसा मिल जाए, ताकि उसकी फैमिली पीछे से सरवाइव कर सके अगर वो ना रहे तो देखो क्या लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो इंश्योरर है, इंश्योरर कौन था? इंश्योरेंस कंपनी। जिसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? वो प्रीमियम इकट्ठा करती है, वो प्रीमियम मांगती है, प्रीमियम लेती है सामने वाली पार्टी से। वो प्रीमियम या तो आप एक ही बारी में लंप सम में पे कर सकते हो, या वो प्रीमियम आप थोड़े थोड़े टाइम की पीरियोडिकल पेमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। तो इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रीमियम लेती है, चाहे इकट्ठा चाहे इंस्टॉलमेंट्स में। उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है, क्या एग्री करती है? कि वो थोड़ा सा सम, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा वो पे करेगी। किसको पे करेगी वो पैसा? अश्योर्ड। अश्योर्ड मतलब जिसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, या फिर या तो अश्योर्ड अगर वो खुद जिंदा है तो उसको, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेथ के बाद किसको पैसा पे करेगी? उसके लोगों को, उसकी फैमिली को, और टू द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन। तो क्या बोला है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर, वो प्रीमियम लेगी, प्रीमियम चार्ज करेगी, प्रीमियम के बदले में ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। किसको पैसा देगी? या तो अगर जो जिसने पॉलिसी ली है अगर वो जिंदा है तो उसी को पॉलिसी का पैसा दे देगी, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई तो उसने जिसके लिए पॉलिसी ली थी, लेट्स से एक हस्बैंड था, ठीक है जी, एक हमारा एक कोई हस्बैंड था, उसने अपनी
लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले रखी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी या तो इसको पैसा दे देगी अगर ये जिंदा हुआ, या फिर इसकी डेथ के बाद इसने अपनी वाइफ के लिए फॉर एग्जांपल ले रखी थी, तो इसकी डेथ के बाद इसकी वाइफ को, उस इंसान को जिसके लिए इसने पॉलिसी ली है, उसको पैसा देगी। कितना पैसा देगी? द अश्योर्ड सम ऑफ मनी, जो भी पैसा, जितने का भी इंश्योरेंस उसने करवाया था, उतना अश्योर्ड सम ऑफ मनी इंश्योरेंस कंपनी उनको पे करेगी ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट कंटिंजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ। कब देगी वो पैसा? एक ऐसे इवेंट के होने पर जो इवेंट ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होगा, और एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। वो पैसा कब देगी? तब देगी जब या तो किसी की, उस इंसान की डेथ हो जाएगी, या फिर वो एक सर्टेन एज का हो जाएगा, या फिर जब वो कुछ इतने 10-15 साल बाद, जितना भी टाइम पीरियड के लिए उसने इंश्योरेंस ले रखी है, जब उतना टाइम बीत जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा दे देगी। देखो इस केस में ना क्लेम मिलना 100% श्योर होता है। देखो फायर इंश्योरेंस में तो पता नहीं ना आग लगेगी या नहीं लगेगी, पक्का नहीं है ना, लेकिन इस केस में तो पक्का है। अब या तो जो अश्योर्ड है उसको पैसा मिल जाएगा अगर वो जिंदा रहा जितने सालों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 साल के लिए इंश्योरेंस ली थी, तो 10 साल बाद अगर वो जिंदा हुआ तो उसको खुद को इंश्योरेंस का सारा क्लेम मिल जाएगा। या फिर अगर वो 10 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई, तो जिसके बेनिफिट के लिए उसने वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में पैसा आना, क्लेम का पैसा 100% श्योर होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देखो इंडेमनिटी क्या था? बिफोर और आफ्टर बराबर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर किसी इंसान की डेथ हो गई, तो पहले तो वो डेथ से पहले था, लॉस से पहले वो इंसान जिंदा था, लॉस के बाद वो इंसान जिंदा नहीं है। क्या बिफोर आफ्टर आप सेम कर सकते हो? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उस इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। सो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक तो होती है होल लाइफ पॉलिसी, जिसके अंदर इंसान के जीते जी उसको जो है इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता, पर उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को, जिसका भी उसने पॉलिसी में नाम लिखा होता है, उसको जो है क्लेम मिलता है। एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या है? या तो डेथ पे पैसा मिल जाएगा, या फिर आप जिस एक पर्टिकुलर एज के हो जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान ने पॉलिसी ली है कि या तो जब वो 50 इयर्स ऑफ एज का हो जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, या अगर 50 ईयर से पहले ही उसकी डेथ हो गई तो फिर उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इट एक्ट्स लाइक अ पेंशन कि 50 साल का हुआ तो 50 साल के बाद उसको पैसा मिल जाएगा, उसकी पेंशन एक तरीके से आ जाएगी। और अगर वो 50 से पहले ही उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो यूजुअली 2 या 2 से ज्यादा लोग लेते हैं, यूजुअली हस्बैंड वाइफ लेते हैं, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स लेते हैं, ताकि किसी अगर एक की डेथ हो जाए तो दूसरे को पैसा मिल जाए। एन्युटी पॉलिसी, देखो ये क्या है? जब आप एक सर्टेन एज के हो जाओगे तो आपको सिंपली पैसा मिल जाएगा कि जब आप 50 साल ऑफ एज के हो जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। लास्ट इज चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी, की बच्चों के लिए लिया जाता है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनको कॉलेज भेजना होगा, कॉलेज की फीस चाहिए होगी, तो पेरेंट्स बचपन में ही उनकी इंश्योरेंस करवा देते हैं कि जब बच्चा कॉलेज जाने लायक होगा तो इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे, हमें उस टाइम पे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं सेकेंड टाइप जो कि है हमारी फायर इंश्योरेंस, जिसमें कि क्या है? आपको जब भी आग की वजह से कोई लॉस हो, उसके केस में आपको जब इंश्योरेंस का क्लेम मिले तो वो फायर इंश्योरेंस है। देखो इसमें क्या है? जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, फिर से वो कहती है कि तुम मुझे प्रीमियम दो, और उस प्रीमियम के बदले में हम क्या करेंगे? तुम्हारे लॉस को या तुम्हारे डैमेज को कवर करेंगे, ऐसा लॉस जो तुम्हें आग की, फायर की वजह से हुआ है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल तक की तुम्हें फायर इंश्योरेंस लेनी है। यूजुअली ये जो है फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए ही ली जाती है, 1 साल के बाद आपको इसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कहती है कि तुम मुझे प्रीमियम दो, बदले में अगर तुम्हें कभी फायर की वजह से लॉस हुआ विद इन अ ईयर और सो, जितने का भी तुमने इंश्योरेंस लिया है उतने टाइम में अगर तुम्हें फायर से नुकसान हुआ तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। ठीक है, द प्रीमियम में बी पेड ईदर इन लमसम, या तो तुम प्रीमियम एक ही बारी में इकट्ठा भर दो, या फिर तुम इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भर सकते हो। अब इस केस में 2 चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज, तुम्हारा असल में एक्चुअल में लॉस होना चाहिए, और दूसरी चीज जो आग लगी है
वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, तुमने जानबूझ के नहीं लगानी होनी चाहिए। वो आग अपने आप एक्सीडेंटली नेचुरली आग लगी होनी चाहिए और उससे तुम्हारा कुछ नुकसान होना चाहिए, तभी तुम्हें फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। आगे बात करें, बोला गया है अगर ओवर हीटिंग हो गई किसी चीज की, जैसे गर्मियों में होता है हमारा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से कई बार फोन फट जाता है, लेकिन फोन में से चिंगारी नहीं निकलती। देखो अगर कोई चीज, कोई मशीन, कोई फोन अगर वो ओवर हीट हुआ था, उसमें से चिंगारी नहीं निकली, इग्निशन नहीं हुआ, तो ऐसे केस में लॉस बाय फायर नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में तुम्हें फायर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, मतलब जिस चीज का तुम फायर इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। जिस चीज का तुम इंश्योरेंस ले रहे हो उसकी वजह से तुम्हें लॉस, फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। ये यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल भी लागू होता है, यानी दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल भी लागू होता है कि बिफोर और आफ्टर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉज का प्रिंसिपल भी लागू होता है कि कॉज क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फायर होनी चाहिए। इस तरीके से ओवर हीटिंग या ऐसा कुछ अगर कॉज है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं लास्ट टाइप पे जो है मरीन इंश्योरेंस। देखो मरीन का मतलब है पानी। पानी से अगर आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हो और रास्ते में आपका सामान खराब हो गया, सामान चोरी हो गया, आपका सामान आपको नहीं मिला, तो आप उस केस में मरीन इंश्योरेंस की तरफ जाते हो। देखो मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय पेरिल्स ऑफ द सी। पानी से अगर कोई नुकसान आपको हो रहा है तो आप मरीन इंश्योरेंस लेते हो। अब ऐसे में क्या हो सकता है, शिप्स के टक्कर हो सकती है किसी चट्टान के साथ, किसी रॉक के साथ, या फिर शिप पे अटैक कर सकते हैं एनिमीज, या फिर आग लग सकती है, या फिर कैप्चर्ड बाय द पायरेट्स हो सकती है आपकी शिप, या फिर एक्शंस ऑफ द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द शिप। अब किसी भी चीज की वजह से अगर आपका सामान आपको नहीं मिल पाता है, अगर आपका नुकसान होता है, तो मरीन इंश्योरेंस आप ले सकते हो और मरीन इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलेगा। अगर शिप के अंदर आपका जो है सामान खराब हुआ, पानी के अंदर अगर आपका सामान खराब हुआ, तो These perils cause damage, इनकी वजह से सामान डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डिसअपीयरेंस, गुम हो सकता है, सामान चोरी हो सकता है, कई बार शिप गुम हो जाती है, कार्गो आपका सामान गुम हो सकता है, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ फ्रेट, या फिर शिप का कई बार रेंट तक नहीं लोग भरते हैं। इन सभी केसेस में आपको जो है मरीन इंश्योरेंस आप ले सकते हो और मरीन इंश्योरेंस जो है उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। इस केस में जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं अंडर राइटर। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अंडर राइटर बोलते हैं। इस पे क्या क्या प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, कॉजा प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये सारे प्रिंसिपल्स हम बहुत डिटेल में एडवांस में पहले ही समझ चुके हैं। 3 टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस होती है। शिप की इंश्योरेंस, देखो शिप जो है, शिप अपने आप में लाखों की भी नहीं करोड़ों की होती है, और अगर शिप डूब जाए, शिप की टक्कर हो जाए, शिप गुम हो जाए, शिप पे एनिमीज अटैक कर दे, तो करोड़ों का नुकसान होगा शिप वाली कंपनी को। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपनी शिप की इंश्योरेंस लेते हो। कार्गो यानी कि जो सामान शिप के अंदर था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान था, वो सामान भी लाखों का होता है, तो वो सामान खराब हो जाए, क्योंकि 3-4 महीने लग जाते हैं शिप से सामान ट्रांसपोर्ट होने में, इतने में सामान खराब हो जाए, सामान चोरी हो जाए, सामान को कुछ भी दिक्कत हो, तो आप सामान की, कार्गो की इंश्योरेंस ले सकते हो। एंड फ्रेट इंश्योरेंस, अब देखो जब करोड़ों की शिप में लाखों का सामान जाएगा, तो उसके 100-200 रुपए का तो रेंट नहीं होगा ना शिप का, जो रेंट आपको भरना होगा कि शिप जो है आपका सामान इधर से उधर लेकर जाए, तो ऑब्वियसली 100-200 का तो वो नहीं होगा ना, फ्रेट जो है, तो वो भी हजारों में, लाखों में होता है। और सोचो शिप नहीं पहुंची, आपका सामान नहीं पहुंचा, तो क्या फिर भी आप शिप का फ्रेट भरोगे, कंपनी को पैसा दोगे? नहीं ना। जब तुम्हें सामान ही नहीं मिला तो तुम बोलोगे मुझे सामान तो मेरा मिला नहीं, मैं तुम्हें शिप का रेंट का पैसा किस चीज का दूं? तो ऐसे केस में जो फ्रेट है, यानी कि जो सामान मंगवाने का जो पैसा है, जो शिप का रेंट तुम पे कर रहे हो, वो भी तुम कंपनी को नहीं दोगे। तो वो जो कंपनी है इंश्योरेंस जो करवाती है, अपने फ्रेट का इंश्योरेंस करवा सकती है कि अगर कल को
जो कस्टमर्स है उन्होंने हमारी शिप का रेंट नहीं भरा, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया फ्रेट का, तो उस केस में फ्रेट का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये हो गए हमारी ऑल द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। इसके अलावा हमने इस वीडियो में करे इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल्स। आई होप पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कॉमेंट्स में हमें अपने व्यूज बताओ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।